नमस्कार दोस्तों। थ्रू लिटरेरी लेंस के इस अंक में एक बार पुनः मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी हमारे साथ हैं हमारे को होस्ट श्री राजेश आसुदानी रकी। इस नाम से आप भली भांति परिचित हैं। वे एक साहित्यकार हैं और 3-4 किताबों के रचयिता हैं। गज़ल उनकी ख़ास विधा रही है। अलग अलग विषयों पर वे कमांड रखते हैं। एक स्कॉलर हैं। उनके शायरी में चिंतन होता है और कुछ ऐसा होता है जिस पर हम सोचने लगते हैं और चर्चा भी करते हैं। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार विनोद जी, नमस्कार श्रोताओ। आज राजेश जी गज़ल नहीं बल्कि एक गीत लाए हैं। गीत सुनते ही हमारे मन में कुछ रोमांटिक भाव पनपने लगते हैं, किंतु राजेश जी का ये गीत सुनने के बाद मुझे लगता है कि गीत के विषय का कितना विस्तार हो सकता है, यह बात हमें समझ आ जाएगी। पहले हम उनसे एक गीत सुन लेते हैं और फिर इस गीत की क्या क्या विशेषताएं हैं और ये गीत कितना दूर तक जाता है, किन किन विषयों को अपने आप में समावित करता है, साथ लेकर चलता है, इस पर हम गीतकार के साथ ही गुफ्तगू करेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ राजेश जी को कि वे अपना गीत प्रस्तुत करें। शुक्रिया विनोद जी। और ये ताज़ा गीत पेश करता हूँ और उसके बाद जैसा विनोद जी ने कहा, हम इस पर बातचीत भी करेंगे और कितना प्रासंगिक है नहीं है, ये सारे पहलू इसके बाद हम लेंगे। तो गीत पेश है। फिर सन 47 आएगा। जी विनोद जी। जी जी जी। फिर सन 47 आएगा, सुनते हो ना हिस आएगा। फिर सन 47 आएगा। हिंदू केवल हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे बस मुस्लिम। फिर हिंदू केवल हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे बस मुस्लिम। फिर हंसते हंसते बह निकलेंगे आँख से आंसू, आँख से आंसू, आँखों से आंसू रिमझिम। फिर हिंदू केवल हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे बस मुस्लिम। फिर हंसते हंसते बह निकलेंगे आँखों से आंसू रिमझिम। फिर गांठ बांध लो तुम मोहतरमा, गांठ बांध लो तुम मोहतरमा, सच कहता हूँ मिस आएगा। फिर सन 47 आएगा। तलवारें नंगी नाचेंगी दोषी जाजियों नृत्य भवन में। तलवारें नंगी नाचेंगी दोषी जाजियों नृत्य भवन में। होम ओम अग्नि में देंगे मानवता का मांस हवन में। होम ओम अग्नि में देंगे मानवता का मांस हवन में। फिर अजान से डर लागेगा, फिर अजान से डर लागेगा, खून दिल का रिस रिस आएगा। फिर सन 47 आएगा। फिर सन 47 आएगा। और मेरी तेरी बात करो अब, राम अल्लाह की बातें छोड़ो। मेरी तेरी बात करो अब, राम अल्लाह की बातें छोड़ो। यह तो पहले भी नारा था, चाहे कितना ही सर फोड़ो। भूत आसमानी धरती के मसले में जिस तिस आएगा। फिर सन 47 आएगा। फिर सन 47 आएगा। बट जाएंगे आसमान फिर, बट जाएंगे शोख परिंदे। बट जाएंगे आसमान फिर, बट जाएंगे शोख परिंदे। कट जाएगी लो जुबान फिर, डट जाएंगे दुष्ट दरिंदे। कट जाएगी लो जुबान फिर, डट जाएंगे दुष्ट दरिंदे। ठंडा गोश्त बटेगा घर घर, ठंडा गोश्त बटेगा घर घर, साथ कलेजा पिस आएगा। फिर सन 47 आएगा। फिर सन 47 आएगा। फिर अंग्रेज की विद्या केवल, फिर अंग्रेज की विद्या केवल। फिर नसीब से वादे देखो,
फिर मजहब से आगे बढ़ कुछ रुक जाएंगे आधे देखो, फिर अंग्रेज की विद्या केवल, फिर नसीब से वादे देखो, फिर मजहब से आगे बढ़ कुछ रुक जाएंगे आधे देखो, फिर तिजारती भेष बनाकर पश्चिम से एक किस आएगा, फिर तिजारती भेष बनाकर पश्चिम से एक किस आएगा, फिर सन 47 आएगा, फिर सन 47 आएगा। और ये आखिरी बंद देखिएगा कि औसत उम्र तो बढ़ गई लेकिन औसत सुख भी बढ़ पाया है, औसत उम्र तो बढ़ गई लेकिन औसत सुख भी बढ़ पाया है, कट से खुद के और जगती से, कट के खुद से और जगती से स्वयं स्वयं को तड़ पाया है, शुष्क शून्य के शव पर शोषित जा जा शीश को घिस आएगा, शुष्क शून्य के शव पर शोषित जा जा शीश को घिस आएगा, फिर सन 47 आएगा, सुनते हो ना हिस आएगा, फिर सन 47 आएगा, फिर सन 47 आएगा। राजेश जी, मैं एक स्वीकृति देना चाहता हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से जिन गीतों और साहित्य में सोशो कल्चरल एंड पॉलिटिकल ओवरटोन्स या अंडरटोन्स होते हैं, आज तक मैं उनको उतनी तवज्जो नहीं देता था, किंतु स्वीकृति यह है जी कि आपका गीत सुनने के बाद मैं आपको साधुवाद करना चाहूँगा कि जिस गीत में सोशल कल्चरल और पॉलिटिकल अंडरटोन्स और ओवरटोन्स हों, वो भी आत्मा को अगर इस तरीके से झकझोर सकता है तो ये कहीं ना कहीं गीतकार की अद्भुत सफलता है। क्योंकि मेरा मानना है कि जहाँ भी सामाजिक या राजनीतिक या सांस्कृतिक संदर्भ किसी भी साहित्य में या खास करके कविता में आते हैं तो वो कविता को कमज़ोर कर देते हैं, और उसके लिए आपको न केवल शब्दों की पकड़ चाहिए बल्कि विषय को सार्वभौमिक करने की कवायद भी आनी चाहिए। और ये कमाल रकीब साहब आपने इस गीत में किया है। और ये गीत, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस बात को समझा और तवज्जो दी और आप स्वीकृति कह रहे हैं अपनी, पर मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे ये करना चाहूँगा जी कि जहाँ जहाँ सामाजिक या सांस्कृतिक संदर्भ या राजनीतिक संदर्भ खास करके आ जाते हैं, वो कला या वो गीत या वो चीज़ आपको कमज़ोर मेरे ख्याल से इसलिए प्रतीत होती है कि वो एक पर्टिकुलर घटना या एक पर्टिकुलर परिवेश पर ही लागू होती है, और शायद ये साहित्य में एक जो सार्वभौमिकता होनी चाहिए उसके विरुद्ध ये बात जाती है। जहाँ जहाँ भी राजनीतिक कभी कटाक्ष होते हैं, राजनीतिक कोई बात होती है या सामाजिक कोई बात होती है, तो आप क्या समझते हैं कि ये गीत उस तरह की सार्वभौमिकता को कायम कर सका है? बिल्कुल, और इसलिए मैंने आपको साधुवाद दिया जी कि ये पर्टिकुलर की और इंगित तो करता है जी, सन 47 सन 47 जी लेकिन सन 47 में जो दो बड़ी घटनाएं हुई हैं उनका कहीं भी सीधे तौर से जिक्र नहीं करता। जैसे बिल्कुल भारत की आज़ादी हाँ की जी। बात नहीं हो रही है, जी और भारत का विभाजन जी जिस पर ये संपूर्ण गीत का जो केंद्र बिंदु है, हाँ जी, उसको भारत के विभाजन ये शब्द तक इस गीत में नहीं आया है। नहीं और वो न आकर के भी वो विभाजन सार्वभौमिक रूप से गीत के अंतर्गत उपस्थित है। और ये कवायद करना, ये कमाल करना ही किसी भी चीज को कला बनाता है, आर्ट बना देता है। क्योंकि गीतकार एक आर्टिस्ट होता है, वो कोई राजनेता नहीं है, वो कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, और इसलिए संदर्भ सामाजिक राजनीतिक होते हुए भी जब तक उसको आप कला के स्तर तक नहीं ले जाएंगे तब तक वो आत्मा को नहीं छू पाएंगे। और मैं एक और स्वीकृति देना चाहूँगा, ये गीत सुनते सुनते ना तो मैं आनंदित हुआ जी और न मैं दुखी हुआ, बल्कि मैं उदासियों के समंदर में डूबता चला गया। और ये इस गीत का यही प्रभाव है और इस गीत की यही शक्ति है कि आपको अनंत उदासियों के सागर में ये गीत ले जाता है। और
मैं तो इसको व्यक्तिगत रूप से विभत्स गीत कहता हूँ मनोज जी। किसी से मैं कह रहा था विभित्स गीत तो क्योंकि, नहीं है, बल्कि ये मानव स्वभाव और मानव इंगित करता है। सभ्यताओं पर जो क्रैक्स है, मुझे तो जी, जो जी। मैं हमेशा कहता हूँ कि कैप्चरिंग द क्रैक्स, जी ये एक कलाकार का काम है। और आपने विशेषकर भारतीय उपखंड में जो सभ्यता मोहनजोदड़ो से आई है और जो सन 47 ने जो क्रैक छोड़ा है उस पर जी। एक दरार डाल दी है, मुझे लगता है वो दरार केवल एक देश के दो टुकड़े की दरार नहीं थी, ये दरार कई संदर्भों में हमको समझनी पड़ेगी। बिल्कुल, जिसको कमलेश्वर ने कितने पाकिस्तान कहा है। जी, और ये दरार सिर्फ दो देशों के बीच में नहीं है, ये दरार अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रहती है, ये बात समझने लायक है। और दूसरी बात, विभाजन बहुत सारे लोगों के लिए एक कहानियों का विषय हो सकता है, किंतु कुछ समाज ऐसे हैं जैसे सिंधी, जिन्होंने पूरा सिंध प्रांत उनका चला गया, बिल्कुल, और हिंदू बंगालियों का आधा बंगाल चला गया, पंजाबियों का आधा पंजाब चला गया। तो हमें पता है कि उस अपनी मातृभूमि से बिछड़ने का दर्द व्यक्तिगत नहीं लेकिन सामूहिक दर्द वो कई पीढ़ियों तक जिंदा रहता है। इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा जी, जिसको कहा जाता है। जी। और वो अब इस गीत पर अगर आए, इसका जो रिफ्रेन है जी, फिर सन 47 आएगा, सुनते हो ना हिस आएगा। और इससे पहले मैं बता दूं कि जी। इसमें 2-3 अंग्रेजी शब्द आते हैं और इतने सुंदरता से आते हैं, हिस मिस आते हैं, लेकिन इतनी सुंदरता से आते हैं वो गीत को कमजोर करने की बजाय गीत के शैली को प्रखर बनाते हैं। और हिस जो सर्प ध्वनि है, जी, उसी पर आ रहा हूं मैं कि ये जो रिफ्रेन है आपका कि फिर सन 47 आएगा, तो सन 47 में क्या हुआ था, जिन्हें नहीं पता उन्हें समझना चाहिए कि हम स्वतंत्रता हुई तो पता है, लेकिन विभाजन हुआ था। और शायर के पास एक आशंका है, लगभग उसको खातरी भी है कि फिर सन 47 आएगा, फिर भी कोई ना कोई विभाजन होगा। क्योंकि वो जो क्रैक है मानवीय सभ्यता का, हमारी सभ्यता का, वो साहित्य का काम तो वही है कि वो सूक्ष्मताओं को पकड़ना। घटनाएं तो ठीक है, घटनाएं तो बार बार होती रहेंगी, लेकिन वो जो तत्व है उसका तो वही यानी जो इसेंस है, जो विभाजन है, चाहे वो देश का विभाजन हो जाए, शहर का हो जाए, भाई भाई का हो जाए, समाज समाज का हो जाए, विभाजन तो आएगा। फिर सन 47 आएगा, यानी हमने सन 47 के विभाजन से कुछ नहीं सीखा, बिल्कुल नहीं। फिर हम विभाजन के कगार पर खड़े हैं, और आज नहीं, त्रासदी तो यही है कि हम हमेशा खड़े हैं, सतत खड़े हैं। और सन 47 फिर आएगा, मतलब वो रिकरेंट पैटर्न है, साइक्लिक पैटर्न है। फिर 47 आएगा, फिर कोई जब भी कोई विभाजन होता है तो 47 आएगा, आ गया। और इसके कुछ तत्वों, कुछ कारणों की ओर जो इंगित किया गया है बंदों में कि हिंदू होंगे। नहीं, उसके पहले हिस सुनाई देती है। जी, हिस। अब हिस जो है वो सांप जो होते हैं जहरीले, उनकी आवाज को कहते हैं। तो सन 47 क्यों आएगा? कुछ ऐसे तत्व है समाज के अंदर जो सांपों की तरह जहरीले हैं, बिल्कुल, और उनकी वजह से 47 आएगा। 47 में क्यों आया था? और पाठक से कहा जा रहा है, सुनते हो ना, सुन रहे हो ना, कहीं दूर। यानी ये तो पाठक को जागरूक करता हुआ गीत है, पाठक को जागरूक कर रहा है कि भाई सुन रहे हो ना, हिस की आवाज सुनो, एंड लेट अस बी अटेंटिव टू द पॉइजनस वॉइसेस व्हिच आर अराउंड अस। अगर इफ वी बिकम ऑब्लिवियस ऑफ दोस वॉइसेस, देन थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट। बिल्कुल। तो ये आपके जो मतले में जो आपका जो शुरुआती का जो स्टैंजा है, उसमें ही आपने एक इतनी बड़ी बात कह दी है कि ये जो हिसिंग साउंड्स हैं, उसकी तरफ अगर हम ध्यान ना दें, मान लीजिए कि आप घर में बैठे और हिसिंग साउंड आ रहा है, क्या आप उसको इग्नोर करेंगे? तो सांप, अगर आप इग्नोर करेंगे तो सांप आपको डस लेगा। तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि गीतकार इज प्रोवोकिंग द पीपल टू बी अवेक। अब जैसे मैं इसका एक मूर्त उदाहरण अगर दूं इस तरह के विभाजनों का, जो हिसिंग साउंड का, आज विनोद जी कहना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे हिंदू और मुस्लिम है, जो बंद में बात आती है, हिंदू केवल हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे बस मुस्लिम। फिर तो आज भी आप घर किराए पर, एक धर्म दूसरे धर्म को नहीं देता है। हम सिर्फ हिंदू होंगे
तो हम एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी नहीं बना नहीं पाएंगे। बना सिर्फ मुस्लिम होंगे तो भी नहीं बन पाएंगे, केवल अगर हम वही बन के रह जाएंगे, हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन, कोई भी रिलीजन, कोई भी religion, धर्म हो वो। सिर्फ हम अपना रिलीजन पाल सकते हैं, लेकिन हम इतने अकोमोडेटिव होने चाहिए। शायर ये कहता है कि हम जी। अकोमोडेटिव नहीं है। वो जो इंक्लूसिव नेचर था हमारा, कब तक था, वो आज नहीं है। और इंक्लूसिव नेचर नहीं था इसलिए सन 47 हुआ। बिल्कुल, चाहे अंग्रेज आते, कोई भी आते, कोई 47 तो होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हुआ ही इसलिए कि हमने हिंदू हिंदू हो गया, मुस्लिम 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 हो गया। मुस्लिम हो गया, और ये फिर होने की संभावना है, फिर से और ये हमेशा संभावना बनी रहती बनी है। रहती है। तो उस ये जो एक जो परपेचुअल डेंजर है हमारे आसपास, हमारी दुनिया में, उसकी तरफ ये गीत इंगित कर रहा है। परपेचुअल डेंजर है, ये कोई आज का डेंजर है ऐसा नहीं है। कभी कभी थोड़ा वो डेंजर मतलब थोड़ा सा कम लगता है, है, भ्रम पैदा करता है कि सब ठीक है, everything is well in Denmark, but we know Yes. everything is not well in Denmark. बिल्कुल। और फिर जो बात आगे ये कही गई है कि आप होम हवन और अजान की बात करें मनोज जी, अगले बंद में बात आई है। बिल्कुल, ये जो अजान की और जी। होम मास हवन जी, करने तलवारें नंगी नाचेंगी, जी। दोषी जा जो नृत्य भवन में। याद करें विभाजन के समय से किस प्रकार से खून खराब हुआ था। बिल्कुल, आप तमस देखें, तमस देखें आप, भीष्म साहनी जी की कृति है तमस। और एक और आदमी मर गया, रामानंद सागर का देखें और आप, इंसान मर गया देखें रामानंद आप। सागर। ट्रेंटो पाकिस्तान देखें जी। आप, बेंड इन द गंगेस मनोहर मालगांवकर का देखें आप, चमन नहाल का आजादी देखें। तो होम ओम अग्नि में देंगे मानवता का मांस हवन में, और उसके बाद फिर अजान से डर लागेगा, खून दिल का रिस रिस आएगा। कहते हैं कि विभाजन के समय 20 लाख लोगों का कत्लेआम हो गया। क्या था ये? कौन से हवन में मांस डाला जा रहा था? क्या मानवता का मजहब, कोई भी मजहब हो, क्या ये सिखाता है क्या किसी का कत्ल हो और इस तरीके से हो, बिना किसी दोष के कत्ल हो जाए, बस वो किसी दूसरे धर्म का है इसलिए कत्ल हो जाए? बस। हाँ, तो तो ये क्या है? जो विभत्स सच्चाई है और उस समय हमारे डर पीछे। लगता था, जैसे हिंदू है कि आजान की आवाज सुनाई दी, डर लगता था कि हमें मारा जाएगा, और मुस्लिम को हर हर महादेव की आवाज सुनाई दी तो डर लगता था। बिल्कुल। यानी यदि कोई आध्यात्मिक बात, आध्यात्मिक नारा हो, उससे किसी दूसरे को डर लग जाए, ये तो बड़ी इससे बड़ी आयरनी त्रासदी क्या हो सकती है? कौन सी इससे त्रासदी हो सकती है? तो आज भी कहीं ना कहीं दुनिया में इसी प्रकार की नफरत है, और उस नफरत की तरफ गीतकार जो है ना हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है। किसी विशिष्ट, चाहे वो नफरत का संदर्भ विशिष्ट हो, जी, कि है वो सार्वभौम, कहीं ना कहीं आज चाहे वो जर्मनी की बात हो, या ईस्ट वेस्ट जर्मनी की बात चल रही थी जब हुआ, या नॉर्थ एंड साउथ कोरिया आज भी अलग अलग हैं, या मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस है, या जहाँ भी हो, क्राइसिस का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्राइसिस कहीं भी हो और उसकी बुनियाद यदि मजहब की नफरत हो, तो फिर ये गीत प्रासंगिक है। जब तक मजहब के आधार पर नफरत फैलेगी, तब तक इस गीत की प्रासंगिकता रहेगी। और ये देखिए प्रयास हुए हैं, तीसरे बंद में जो बात आती है जी, विनोद जी, कि भाई तेरी मेरी बात करो, अब राम अल्लाह की बातें छोड़ो। ये तो नारा था पहले भी, जी। चाहे जितना ही सर फोड़ो, जी। भूत आसमानी धरती के मसले में जिसते से आएगा। अब पहले मैं भूल जाऊं इससे पहले कि जी। भूत आसमानी, जी, भूत आसमानी जी, ये जो आपने एक नया शब्द गढ़ा है जी। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि मैं खुद मानवतावादी हूँ, जैसे कि आप भी मानवतावादी हैं। जी। तो ये जो अल्लाह और राम, ये तो नारे हैं, और ये नारे हैं, और इसका ये आधार लेकर के हम लोग आपस में उलझते रहते हैं। और ये भी पहले भी नारा था कि अब आप हमारी तुम्हारी बात करो, हमारी अल्लाह राम की बात छोड़ो। लेट अस बी ह्यूमनिस्ट। लेकिन हुआ नहीं, हो नहीं पाया। हम ह्यूमन प्लेन पर ह्यूमनिटी की बात करें, और तकलीफ ये है, हमारी मजबूरी ये है, या हमारी विवशता ये है कि जब भी हम इंसान को इंसान के साथ जोड़ने की बात करते हैं, तो ये भूत आसमानी बीच में आ जाता है। बिल्कुल। अब ये भूत आसमानी पर विनोद जी बात क्या है कि नित्से ने कहा था, जी, गॉड इज डेड बट हिज शैडोज विल कंटिन्यू टू बी शोन इन द केव्स फॉर सम सेंचुरीज टू कम। तो शायद अभी तक हम निकल नहीं पाए हैं, जैसा आगे भी कहा गया है कि फिर मजहब से आगे बढ़कर रुक जाएंगे आधे देखो। जी। तो हम कहीं ना कहीं अभी भी सुपरनैचुरल चीज़ों में अटके हुए हैं, अपने भगवानों में, अपने खुदाओं में, कि हमारे मसले शायद वो आके सुलझाएंगे, लेकिन ये तो मसले इंसानी हैं। कान किताबें क्या फूंको हो, है ना, कान किताबें क्या फूंको हो, मैं इंसानी मसला हूँ। तो ये जो है, मैं इंसानी मसला हूँ, बिल्कुल। अब मैं एक इंसानी मसला हूँ।
जी बिल्कुल, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं हुए, दार्शनिक तौर पर भी प्रयास हुए हैं, वैज्ञानिक तौर पर भी प्रयास हुए हैं कि हम लोग इन सुपरस्टिशन से और जो सो कॉल्ड जो आसमानी बातें हैं उनसे आगे बढ़ कर के हम इस पृथ्वी की मसाइल पर बात करें, और ये प्रयास जरूर हुए। लेकिन एक इवन सलमान रश्दी जी ने भी कहा था जी, एक इंटरव्यू जी, में बिल्कुल। कि 70s 80s में ऐसा लग रहा था कि रिलीजन हैज गॉन ऑन द बैक स्टेज, बट ऑल ऑफ अ सडन इट हैज मेड अ कमबैक, और आज फिर से उस कट्टरता की तरफ हम लोग सारे मजहब वाले लौटना चाहते हैं, लौट रहे हैं। ये समझ से बाहर बात है कि शिक्षा बढ़ रही है, आज विज्ञान बढ़ रहा है, तकनीक बढ़ रही है, तब भी हम नैरो माइंडेडनेस वैसा ही हमारा बरकरार है। ये कैसे है? ये अपने आप में दो चीजें साथ में कैसे चल सकती हैं? एक तरफ हम सौरभ हमें ग्लोबलाइज्ड हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, व्यापार के मामले में और कम्युनिकेशन के मामले में, और दूसरी तरफ हम संकुचित हुए चले जा रहे हैं। तो ये हाउ टू रिजॉल्व दिस पैराडॉक्स? ये बड़ी हैरत की बात है। सब कई बुद्धिजीवी इस पर हैरानी का इजहार कर चुके हैं ऐसी बातों पर, और ये इन ग्रुप हॉस्टिलिटी वर्सेस आउट ग्रुप हॉस्टिलिटी, इन ग्रुप हॉस्पिटैलिटी वर्सेस आउट ग्रुप हॉस्टिलिटी इतनी कहीं गहरी बैठी हुई है इंसानी स्वभाव में कि हम चाहकर भी शायद उससे निकलने में अब तक असमर्थ हैं। तो उसके बाद जो बात है विनोद जी कि आसमान भी बढ़ गए, परिंदे भी बढ़ गए, जो चीजें कभी बढ़ती नहीं, पंछी, नदियां, पवन के झोंके, कोई सरहद इन्हें न रोके वाली बात है। खूबसूरती है कहने की जी, कि लेकिन आसमान भी बढ़ जाए, यानी ये कहने का भाव ये है कि जो चीजें नहीं बांटी जा सकती हैं, वो भी उनको भी हमने बांट दिया कहीं, इंसानियत को बांट दिया। ठंडा गोश्त बटेगा घर घर, वाह, साथ कलेजा पिस आएगा। बिल्कुल, जिनको पढ़ने का शौक उनको पता है कि ठंडा गोश्त ये मंटो साहब की कहानी है और पार्टीशन के संदर्भ में लिखी गई है, और आप पढ़ें उस कहानी को, अगर नहीं पढ़ा, या हम भी कभी चर्चा करेंगे उस पर यहाँ। तो एक जिसको इंटरटेक्सचुअलिटी कहते हैं, इंटरटेक्सचुअलिटी जैसे कहते हैं, वो भी इस गीत में मौजूद है कि ठंडा गोश्त बटेगा घर घर, तो मिंटो साहब एक बहुत बड़े कहानीकार है, और विभाजन पर उनकी कहानियां अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। तो अब ठंडा गोश्त बटेगा घर घर, आप समझें कि नफरत के बाद क्या होगा? आपकी सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। युद्ध के बाद क्या होगा? अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, और फिर ठंडा गोश्त बटेगा। अब ये बहुत ही प्रतीकात्मक ढंग से, लेकिन बहुत ही सशक्त रूप से कहने का प्रयास है, मैं तो ये कहूँ, क्योंकि ये हॉन्टिंग सी लाइन है। और इस गीत की एक जो खास बात ये है कि इसमें आपने ऐसे कंपाउंड वर्ड्स बनाए हैं, ऐसे फ्रेजेस कॉइन किए हैं जो कि कमाल के हैं। भूत आसमानी, ठंडा गोश्त बसेगा घर घर, कलेजा पिसाएगा, तो पश्चिम से किस आएगा उस पर बात करें तो तिजारती भेष बदल कर पश्चिम से किस आएगा। उसके पहले यूं था कि फिर अंग्रेज की विद्या केवल, हमारी विद्या नहीं, हमारे ट्रेडिशनल, दिस आर ऑल ऑब्लिटरेटेड, केवल अंग्रेज की विद्या मायने रखेगी। फिर अंग्रेज की विद्या केवल, है ना जी, और फिर नसीब से वादे देखो, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, फिर नसीब से वादे देखो, मजहब से कुछ आगे बढ़कर रुक जाएंगे आधे देखो, फिर तिजारती भेष बदल कर पश्चिम से किस आएगा। मैं बोलता हूँ कि आपका ये जो अंतरा है जी, ये बहुत उम्दा बात कहता है। एक तो इसमें आपको अंग्रेजों का जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके व्यापारी, मोनोपोली बाय इंग्लिश, तजारती बात जो आप कह रहे थे, आप व्यापार करने के हिसाब से वो लोग आए थे, और देखते देखते शासन करने लगे। भाई, किसने सोचा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जब जहांगीर ने परमिट किया था भारत में व्यापार करने के लिए, तो आने वाले 300-400 साल में पूरा भारत उनका गुलाम हो जाएगा? किसने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था। और अब फिर हम माने न माने, ग्लोबलाइजेशन के अंडर द कवर ऑफ द ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है, ये 5-6 कंपनियां किसकी हैं? ये पश्चिम की है, यूरोप की है, अमेरिका की है, खास करके टेक्नोलॉजिकल जायंट्स किसके हैं? अमेरिका के हैं। और हम फिर से एक तरीके से जिसको न्यू कॉलोनियलिज्म कहते हैं, उसका शिकार बन रहे हैं। कल्चरल इंस्लेवमेंट है, कल्चरल कॉलोनियलिज्म है। और ये अंग्रेज, हाँ जी, ये जो उन्होंने अंग्रेजों की जो विद्या, the way they colonized us, they colonized not only the land but they colonized the mindset. तो ये अंग्रेजों की विद्या है,
और अंग्रेजों की विद्या फिर बेस बदल कर आ रही है। जी, तिजारती भेस में आ रही है। अरे ये साहब अब फिर से आप मुक्त व्यापार और ये व्यापार और वो व्यापार, आप जो भी कह जो लीजिए, भी कह लें, आप वहां से इशारा होता है और एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका अपना सर झुका लेते हैं, हैं। झुका लेते हैं। कहने की बात नहीं है, आज कल में जो कुछ हुआ है उस पर भी आप ख्याल करें। बिल्कुल। कहना नहीं है हमें, बिल्कुल। तो कहने में तकलीफ हो जाती है जी। कि वहां से कोई इशारा करता है, उंगली उठाता है और सर यहाँ झुक जाते हैं। यहाँ की बातें वहां से ट्वीट की जाती हैं। जी, तो ये अंग्रेजों की विद्या है साहब। और फिर मजहब से आगे बढ़ कुछ रुक जाएंगे आधे। देखो वही बात है जो पहली बात हो रही थी, मजहब को हम चाहकर भी कहीं उसी में अटके हुए हम हैं। निकल नहीं पा निकल नहीं पा रहे, हम रहे उसके हैं। इन्फ्लुएंस को खत्म नहीं कर पा रहे, हम ह्यूमनिज्म को एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे, क्योंकि ह्यूमनिज्म को आए भी 500 साल हो गए राजा जी। रिनाइंस के बाद बिल्कुल। ह्यूमनिज्म की बात होने लगी थी और ऐसा हाँ। लगने लगा था कि अब साहब एक जो इनलाइटनमेंट का युग आ गया है, अब रिलीजन की बात नहीं होगी, अब तो सारे मसले इंसानियत के धरातल पर तय होंगे। कहाँ गई वो बातें? उसको भी सदियां बीत गई, कुछ ना हो पाया। नहीं, तो जो कहते हैं ना कि न्यू लिबरलिज्म और रैशनलिज्म का जो प्रोजेक्ट है, इट हैज इट हैज फेल्ड। और फिर ये जो है कि औसत उम्र तो बढ़ गई जी। लेकिन औसत सुख भी बढ़ पाया है। जी, खुद से और जगती से कटकर स्वयं को तड़ पाया है। ये 47 में अगर हम देखें तो औसत उम्र शायद 35 के 35 के आसपास आसपास थी। से 37, जी, आज 70 है। बिल्कुल। लेकिन सुख, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा है क्या? और ये औसत सुख की मैं बात करता हूँ, शायद कोई बात नहीं करता औसत सुख की। औसत सुख टोटल, जी। जैसे जीडीपी आप देखते हैं ना टोटल देश का, तो वैसे हैप्पीनेस इंडेक्स भी होता है ना साहब। हैप्पीनेस भूटान में है। हाँ। तो या नॉर्वे वगैरह टॉप पर है, हम तो शायद लास्ट बहुत टाइम पीछे हैं। 122 से 128 नंबर पर हैं साहब हम जी, लोग। जी। तो कहीं पड़ोसी देशों से भी पीछे हैं, खैर वो बात नहीं करनी चाहिए, कुछ लोगों को दुख होता है। हाँ। तो और पड़ोसी देशों से भी काफी पीछे हैं हम लोग हैप्पीनेस इंडेक्स में वैसे तो मामला वो है कि हम हैप्पीनेस इंडेक्स हमारा बढ़ा क्या, औसत क्या, वेदर और सोसाइटी इज हैप्पियर टुडे देन इट वाज इन द पास्ट। एक डिस्कनेक्ट व्याप्त है खुद से और जगती Self से, alienation। सेल्फ एलिनेशन। तो ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म की त्रासदी है, जो उत्तर आधुनिक आज का युग को हम उत्तर आधुनिक युग के रूप में जानते हैं, इसकी त्रासदी ये है कि वी आर सेल्फ एलिनेटेड एंड वी आर एलिनेटेड विद द वर्ल्ड। और इसी तरह की शुष्क शून्य के शव पर शोषित जा शीश को घिस आएगा। ये तो बहुत ही डरावनी इमेज है। मैं कहता हूँ कि शुष्क शव पर, शुष्क शून्य के शव पर शोषित हाँ। जा शीश को घिस आएगा, फिर सन 47 आएगा। यानी एक कंप्लीट एनिलेशन, कहीं ना कहीं एलिनेशन किसका? सभ्यता का खुद का एलिनेशन। खुद का alienation। सिविलाइजेशन इज एलिनेटेड। पूरी सिविलाइजेशन किसे कहते हैं? मैं राजा जी एक बुनियादी जी। प्रश्न पूछता हूँ कि हम बोलते हैं कि सभ्यता है, हमारी सभ्यता है। सभ्यता यानी क्या? सीधी बात है कि आप सभ्य तरीके से व्यवहार करें। क्या व्यवहार ही सभ्य नहीं है, संस्कृत नहीं है, तो वो संस्कृति भी नहीं है, वो सभ्यता भी नहीं है। बिल्कुल। तो हम मशीनों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जहाँ संवेदनाएं समाप्त हो चुकी हैं। मैं ये कहूंगा विनोद जी कि यहाँ एक जो फिजिक्स का एटम बम होता है जी, उसी तरह एक सिविलाइजेशनल एटम बम गिर चुका है हमारी सभ्यता और संस्कृति पर। इट इज अ कल्चरल सिविलाइजेशनल एटम बम हैज डिटोनेटेड। क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी सभ्यता या संस्कृति का जो बुनियाद है वो है सामूहिक संवेदना। व्यक्तिगत दो व्यक्तियों में तो आज भी संवेदना हो सकती है, कहीं आपस में प्रेम करते हैं, भाई भाई है, पति पत्नी है, सामूहिक संवेदना कहाँ चली गई? जो है वो लुप्त हो रही है। वो लुप्त हो रही है। मोहनजोदड़ो में तो सिंधु घाटी दफन हो गई थी 5000 साल पहले जी। पर आज का मोहनजोदड़ो ये है कि आज हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो है वो एक तरह से दफन हो रही है। ये प्रोसेस चल रहा है और हम इसके साक्षी हैं। वो हमको हिस्स अगर सुनाई दे जाए जी, तो यानी मैं तो कहूँ कि मोहनजोदड़ो, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मोहनजोदड़ो यस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन पृथ्वी के अंदर जो है ना वो दब गई, एक दड़ो यानी एक माउंट बन गया, ऐसा नहीं है। इवन टुडे सिविलाइजेशन इज बीइंग बरीड अंडर द अर्थ। तो ये जो प्रोसेस ऑफ बीइंग मोहनजोदड़ो चल रहा है, ये बहुत ही एक खतरनाक प्रोसेस है। और इसको जैसे ना टी.एस. एलियट अपने वेस्टलैंड में कहते हैं कि the dog is for hens. Yes, keep it away for its friend to man. It's a friend to man.
हाँ क्योंकि वो डॉग जो है वो खोद Conscience के है। निकालता है, खोद के जो चीज़ों जमीन को से निकालता जो है ना दफनाई गई चीजें, डेड बॉडीज इट तो एक्सट्रैक्ट्स। इसलिए वो एक जो ना कॉन्शियस तो प्रतीक है वो विनोद dog। जी, मेरा गीत भी एक छोटा सा टी.एस. एलियट के वेस्टलैंड का एक डॉग ही है, जो कि जी। ये कोशिश कर रहा है कि hissing sounds, let us listen to the hissing sounds around. If we don't listen, perhaps we have to pay a very heavy price, जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। आज हम न्यूक्लियर बम्स दुनिया में इतने एक भी पड़ जाए, हाँ, बिल्कुल तो इसकी चिंता ही नहीं है हमें। हमें लगता है कि भाई वो काल्पनिक बातें हैं, काल्पनिक बातें है। नहीं है। जी 15,000 बम्स हैं इस दुनिया के अंदर। एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। अरुंधति राय ने बहुत इसके बारे में खुल करके जी, अपने लिखा है। ऐसे में लिखा है कि भाई लिखा है। हमको नींद ही नहीं आती रात को, कब बम फट जाए। हमको लगता है कि नहीं फटेगा, क्यों नहीं फटेगा भाई? बिल्कुल। एदर इंटेंशनली और एक्सीडेंटली कुछ भी हो सकता है। तो एक सामूहिक, एक सामुदायिक जो सरोकार हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं, और इसीलिए डर है कि सन 47 फिर सन 47 आएगा। क्योंकि सन 47 ने जो हमें भयानकता दिखाई, जो इंसानियत का एक विद्रूप चेहरा दिखाया, क्रूप चेहरा दिखाया। एक मैं चेतना में चीज ज्यादा सामान्य पाठक, सामान्य श्रोता के लाता हूँ विनोद जी। आजादी का हम बड़े शौक से मनाते हैं हर 15 अगस्त को, जी। पर हम साथ साथ उस विभीषिका को भूल रहे हैं। हम याद नहीं करते या स्मरण नहीं आता हमें कि कितना नंगा नाच था उस समय हिंसा। इसलिए 14 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जी, ने कहा है। विभाजन की विभीषिका दिवस बिल्कुल। मनाने के लिए कहा है। बिल्कुल। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि हम विभाजन को भूले नहीं। विभाजन अगर भूल गए तो फिर विभाजन हो जाएगा। बिल्कुल। इतिहास से कुछ तो सबक ले। तो ये गीत बहुत कुछ कहता है, अलग अलग स्तरों पर कहता है, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों को छूता हुआ चलता है। ये इस गीत की अमीरी है। मैं विनोद कहता जी हूँ। कोशिश की है, अदना सी कोशिश है। नहीं, ये और अपने आप में शिल्प शैली पर कुछ आप प्रकाश डालें, बिल्कुल ठीक है। अच्छी 16-16 मात्रा में, जी। मात्रिक छंद में जी। ये आपने गीत कहा है। और बिल्कुल इसमें अपनी रवानी है। अंग्रेजी के शब्द भी बिल्कुल असिमिलेट, जिसको कहते हैं प्रॉपरली नेचुरलाइज्ड करके आपने यूज़ किए हैं, और उससे एक प्रभाव गीत का जो है वो बढ़ता है। और मुझे लगता है कि मेरे समझ में जो चीज़ें कालजयी हो सकती हैं, तो इस गीत में वो कुव्वत है, वो ताकत है कि ये कालजयी होगा। कालजयी इसलिए नहीं हो, इसलिए सिर्फ नहीं है कालजयी कि हमें हमेशा इसका रिलेवेंस बना रहेगा, बल्कि इसने दुनिया में आज तक जो कुछ हुआ है उस संपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भों को समाहित करते आज तक हमें ले आया है, और आज एक चेतावनी भी दे रहा है कि लेट अस लिसन टू द हिसिंग साउंड्स। जी। तो इस अलग अलग दृष्टियों में ये गीत कालजयी प्रभाव हम पर छोड़ता है, और आने वाली सदियों तक राजेश जी ये गीत इसी प्रकार का प्रभाव छोड़ता रहेगा, ये मुझे विश्वास है। काश रिलीवेंट न रहे, बस ना रहे। जी। लेट अस प्रे। केवल लोग इसको कला के तौर पे एंजॉय करें। जी, आप गीत को देखें, सोचें, और मैं तो लगता हूँ कि सोच कर कहीं ये गीत हमें डरा भी देता है, जी। उदास भी बना देता है, और बेचैन भी बना देता है। इतनी ताकत है इस गीत में। ये बहुत कम रचनाओं में, साहित्यिक रचनाओं में इतनी ताकत होती है। या तो आपको वो खुश कर देती हैं, दुखी कर देती हैं, लेकिन बेचैन कर दें, परेशान कर दें, रेस्टलेस कर दें। तो ये गीत की ताकत है। तो मैं आपको पुनः एक बार बहुत साधुवाद कहता हूँ, और आप ज़रूर इस चर्चा पर अपनी राय देने का प्रयास करें, और राय देने से पहले ज़रा सोचें, सोच करके राय दें तो शायद अधिक उचित होगा। आज बस इतना ही। आप हमें इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार।